सब लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए ना? गुड इवनिंग बाबू सब लोग को। देखिए, पॉलिटी वाला बताना है आप लोग को। पीडीएफ वगैरह पीडीएफ सेक्शन में मिलेगा। जब तक यहाँ देखते हुए आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन इसमें दो चीज पूछता है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है और भारतीय संविधान बनाया किसके गया था। तो भारतीय संविधान का स्रोत है, जो ओरिजिन है भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारत के लोग हैं। इसलिए प्रियम्बर में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो याद रखिएगा, जब कहेगा संविधान का स्रोत क्या है तो भारत की जनता। लेकिन यह संविधान किसके सिफारिश पर बनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा आया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था और इसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। तो बताइए, तो इसमें क्या होगा? योजना आयोग नहीं है भाई, संविधान निर्मात्री समिति, इसी को, यही कैबिनेट मिशन था। संविधान निर्मात्री समिति कहिए या फिर इसे कहिए कैबिनेट समिति, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में आया था। इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और फाइनली संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगला कह रहा है भारतीय संविधान को अलंकृत किया गया था। मतलब अलंकृत मतलब बना के कंप्लीट कर देना। अलंकृत कब किया गया था? तो आप अपना प्रियम्बल पढ़ेंगे, संविधान का प्रस्तावना, तो उसमें पढ़ेंगे कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, यानी 26 नवंबर 1949, उसी को कहते हैं 26 नवंबर 1949 कहिए, या फिर उसको हिंदी में कहेंगे तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, मतलब सबके द्वारा मिलकर इस संविधान को अलंकृत यानी बनाते हैं, अधिनियमित मतलब मानते हैं, तथा आत्मार्पित अपने लिए लागू कर देते हैं। तो ये कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? सी हो गया। अगला, एकात्मक सरकार कह रहा है कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक होता है एकात्मक। एकात्मक तो बता ही दिए, सारा का सारा शक्ति किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, जैसे ब्रिटेन है, यूके। और एक होता है ना आपका संघात्मक सरकार, फेडरल होता है संघात्मक। तो संघात्मक उसे कहा जाता है, संघात्मक, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो जब स्टेट और सेंटर दोनों का रूल होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघात्मक के नाम से जानते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों के होने पर इसे हम लोग क्या कहते हैं? संघात्मक के नाम से जाते हैं। तो इसमें हो गया केंद्र की शक्तियां हो जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, अध्यक्षात्मक क्या होता है? अध्यक्षात्मक, ये अच्छे से समझिएगा, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है। अध्यक्षात्मक का मतलब होता है कि शासन दो लोगों के पास हो। जैसे हमारे देश में शासन दो लोगों के पास है। कहने के लिए तो सब कुछ राष्ट्रपति हैं, लेकिन करने के लिए सब कुछ प्रधानमंत्री हैं। कहने के लिए सब कुछ क्या है? राष्ट्रपति, लेकिन करने के लिए प्रधानमंत्री हैं। तो जब दो तरह की चीजें देखनी जाती हैं तो इसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था। क्या कहेंगे? संसदीय व्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन में संसदीय व्यवस्था भी है। संसदीय व्यवस्था किसे कहा जाएगा? तो वैसी व्यवस्था को कहेंगे जिसमें राष्ट्रपति भी हो और प्रधानमंत्री दोनों हो, उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए ना, संसदीय व्यवस्था का इसमें क्या है? शक्तियों का पृथक्करीकरण। सही है भाई, शक्तियों का पृथक्करीकरण ये तो नहीं हो, ये तो संघात्मक का होगा। देखिए ध्यान से, पहले संघात्मक आपको बता दिए, केंद्र और राज्य दोनों शासन है, अलग अलग करेंगे तो शक्तियों का पृथक्करण। अभी इससे पहले वाले में बताए थे एकात्मक किसे कहते हैं? तो शक्ति जो एक आदमी के पास रह जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? एकात्मक कहेंगे। देखो भाई, शक्तियों का पृथक्करीकरण नहीं जी, शक्तियों का विभाजन होगा। मतलब केंद्र के पास आधी शक्तियां और कुछ राज्य के पास हैं, ये सही है। अब देखिए, संसदीय में क्या बताए थे? कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट संबंध होता है। देखिए, हमारे यहाँ कानून बनाने की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री लोग के पास है, वो सारे चीज करते हैं, और राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए रहते हैं। तो एक नॉर्मल सा संबंध है। तो ये इसमें हो जाता है आपका, ये कौन सा हो गया इसमें? संसदीय। संसदीय व्यवस्था। अध्यक्षात्मक क्या होता है समझिए। अध्यक्षात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं कि जब पूरा देश का शासन किसी एक व्यक्ति के पास हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक कहते हैं। मतलब अध्यक्षात्मक कहने का सेंस कब आएगा? कि जब कभी भी किसी शक्ति में, जहां कहीं भी देखेंगे कि जब किसी भी शक्ति के तहत जैसे प्रधानमंत्री का कोई शक्ति न दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? अध्यक्षात्मक हो जाता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है? अध्यक्षात्मक। वहां जो कुछ करेंगे वहां के राष्ट्रपति करते हैं, वहां प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो संसदीय में क्या होता है कि अलग अलग होते हैं,
तो हालांकि दोनों में संबंध होता है। इसमें क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है भैया ये अध्यक्षात्मक का काम है, इसमें आपको दोनों लोग में कोई संबंध नहीं होते हैं सब। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आप कौन सा होगा भाई, सब सही है था, 1 2 3। अगला, स्थानीय सरकार का आधार क्या होता है? स्थानीय सरकार किसे बोलते हैं? जो लोकल द्वारा, लोगों के द्वारा चलाया जाता है। जैसे मुखिया, मुखिया जब भी होगा उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए, वार्ड मेंबर उसी वार्ड का होना चाहिए। अब और देखेंगे तो चेयरमैन वहीं का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से उठा लेंगे, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। मोदी जी गुजरात से उठे बनारस से आके लड़ लिए, होता है कि नहीं होता है? पता चला कोई पटना का रहने वाला है, भागलपुर से चुनाव लड़ रहा है। तो स्थानीय सरकार लोकतंत्र के हिसाब से काम करती है। लोकतंत्र का क्या वार्ड मेंबर या किसी का भी चुनाव अपने मन से होता है? नहीं, लोकतंत्र के हिसाब से होता है और वहीं के लोगों द्वारा होता है। इसको कहते हैं सत्ता को तोड़ देना, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब एक शक्तियां किसी के पास नहीं रखे। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार है ना, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावे एक स्थानीय सरकार भी है जो बहुत पावर रखती है। देखिए ना, मुंबई की बीएमसी के पास कितना पावर है कि बिहार के जो आईपीएस अधिकारी थे ना, कौन तिवारी जी थे, उनको क्या किया था, क्वारंटाइन कर दिया। फिर कंगना रनौत का छज्जा तोड़ दिया, ऑफिसे तोड़ दिया पूरा वहाँ पे। तो ये सब स्थानीय सरकार होते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से लाया गया है? संघीय प्रणाली का मतलब होता है केंद्र सरकार अपना शासन अलग करे और राज्य सरकार अपना शासन अलग करे। इसे हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। जबकि एकात्मक व्यवस्था तो ब्रिटेन में है, राज्य को कोई शक्ति ही नहीं है। जैसे हमारे देश में एकात्मक सरकार कहाँ देखा जाता है? तो जहां जहां केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां एकात्मक सरकार होता है। वहां की सरकार ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाती है। तो इसमें कहाँ से लाया गया? तो कनाडा से लाया गया। संघीय व्यवस्था कहाँ से लाया गया है? कनाडा के संविधान से लाया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो ये कह रहे हैं उप समिति थे। तो समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उप समिति के थे जेबी कृपलानी। उप समिति यानी उससे नीचे का पावर जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में 2 तरह से आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपात 352, एक राजकीय आपात 356। ये लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। और एक है 360 यानी वित्तीय आपात। कौन सा है? वित्तीय आपात। ये कहाँ? ये अमेरिका से लिया गया है। 360 को अमेरिका से लिया गया, जापान ब्रिटेन से ही नहीं है। तब जब नहीं रहेगा तो भाई भारत शासन अधिनियम 1935, ये पहले ही आपातकाल यहाँ था, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है, तो वो जर्मनी और अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी। 8वां देखेंगे। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कहेगा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। यहाँ अनुच्छेद ही नहीं है, तो कई लड़का मूल अधिकार मार देता है। भाई मूल अधिकार में तो अनुच्छेद 12 से 35 आता है, तो 12 से 35 में केवल यही वाला ना आपकी संविधान की आत्मा है, तो बाकी को क्यों घसीट के ले आते हैं? ऐसा नहीं ना होगा भाई। जो है भाई, आप कहेंगे खान सर कौन है, तो भाई आप हम ही को ना खान सर बोलते हैं। हमें पूरे परिवार को आप कहिएगा कि सर यही है, पूरा परिवार नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। तो जब कभी भी अनुच्छेद 32 नहीं रहे, तब मूल कर्तव्य नहीं, प्रस्तावना नहीं है जी, ये रहा प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहेंगे? संविधान की आत्मा कहते हैं। ये एक कंडीशन है। कैसा कंडीशन? कि जब कभी भी मतलब संविधान की आत्मा कहेगा और ऑप्शन में आपका क्या नहीं है, अनुच्छेद 32 नहीं है, तब आपको क्या कहेंगे? प्रस्तावना को कहेंगे। कहेगा संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, संविधान का रीढ़। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ है? हमारे संविधान में प्रस्तावना में मात्र 42वां संशोधन हुआ है 1976 में। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। एक क्या जोड़ा गया था? एकता, अखंड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। पहला शब्द था समाजवादी, यानी समाज का ध्यान रखना है, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। दूसरा जो था वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब सरकार जो है धार्मिक चीजों में भाग नहीं लेगी। और उस तीसरा एकता, अखंडता। एकता अखंडता एक ही में है।
एकता और अखंडता। एकता का मतलब होता है हम मिलजुल के रहेंगे। अब मिलजुल के नहीं भी रहते हो ना तो कम से कम देश को मत तोड़ो। तो एकता बना के रखना है, नहीं रहता तो तोड़ना नहीं है यहाँ पर। तो एक ही बार आज तक संशोधन हुआ है, एक बार में। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, भारत में संघ राज्य की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप इनको गिनेंगे अभी के हिसाब से तो आप देखिए, भारत का नक्शा नहीं है क्या इसमें? देखिए, पहला केंद्र शासित प्रदेश तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, 2 ठो, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ठो मिल गया, और एक क्या मिल जाएगा? लद्दाख, यहां मिल गया। उसके नीचे उतरेंगे चंडीगढ़ और दिल्ली, पहला, दूसरा, तीसरा। एक हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़, दूसरा हो गया दिल्ली, चौथा हो गया दिल्ली, हो गया 4, हो गया 5, 6। अब नीचे आएंगे यहाँ पर, पहले ना दमन दीप और दादरा नागर हवेली अलग अलग थे, लेकिन अभी क्या है कि दमन दीप और दादरा नागर हवेली एक में है। दमन दीप एंड दादरा नागर हवेली, ये दोनों को एक में मिला दिया गया, तो ये 2 ठो घट के एक हो गए सब। ये हो गया। अब नीचे उतरेंगे तो यहाँ पांडिचेरी, कौन है? पांडिचेरी, पांडिचेरी, ये हो गया। इसके अलावा एक और लक्षद्वीप मिलेगा, एक और अंडमान मिलेगा। उस साइड में लक्षद्वीप और एक और अंडमान, अंडमान मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। देखिए, पहले राज्यों की संख्या 29 थी, तेलंगाना के बनने के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई, लेकिन कश्मीर को राज्य थोड़ी रखा गया, अब इसे तोड़ दिया गया, तो वापस राज्यों की संख्या 28 हो गई है। 8 + 28, समझ में आया? 8 + 28। आगे देखिए, लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ? ऐप का अपडेट जल्दी ला रहे हैं यार, अपडेट बोल दिए हैं, गूगल के पास है, गूगला जल्दी करता नहीं है किसी चीज़ को। देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया? ऐप का प्रॉब्लम जानते हो, अपडेट ऐप का है, अपडेट दे दिए, गूगला ससुरा कर नहीं रहा है वहाँ पे। गूगला इंडिया में रहता ही नहीं, रहता तो करा देते। समझ में आ गया? हाँ, कैलिफोर्निया में है गूगला, गूगला इंडिया में है ये नहीं। आप फोन नंबर भी नहीं दिया, मेल करिए, पता नहीं चलता ओकरा मेल मिला कि नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस अनुसूची में दल बदल की चर्चा है? 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10। यानी आप जीतने के बाद चुनाव अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। आपको जाना है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के जेडीयू में, जेडीयू छोड़ के शिवसेना में, जहां जाना है आप जा सकते हैं। बट आपको जब भी जाना है तो चुनाव से पहले चले जाइए, आप डिसाइड के लिए किसके पास चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आप चुनाव जीत गए हैं बीजेपी के नाम पे तो आप अगले 5 साल तक वहीं बने रहिए, और अगर कांग्रेस के नाम पे जीते हैं तो अगले 5 साल तक वहीं पे बने रहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो दल बदल की चर्चा किस में है भाई? दल बदल की चर्चा आपके अनुसूची 10 में है यहाँ पे। आगे देखिए, अनुसूची 10 समझ में आ गया आपको? 1 मिनट, बहुत थोड़ा सा लाइन पर ही। चलिए बाबू आगे देखिए, भारतीय संविधान को सूची 1 को सूची 2 से मिले, ये सीधे यही कह रहा है।
कह रहा है कि भाग 4 का क मूल कर्तव्य होगा, भाग 4 का क मूल कर्तव्य, भाग ये कितना है जी 5 3 8, भाग 8 किस चीज से संबंधित है, संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से, संघ राज्य से। भाग 9 पंचायत से है, भाग 9 का क नगर पालिका से है। ये सब का सब सही है, आमने सामने है सब एकदम। 15 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन क्या है। देखिए कुछ ऐसे चीजें हैं जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका पावर दिया गया है, तो वैसी शक्तियां जो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है उसे हम लोग कहते हैं संघ शक्तियां। कौन सी शक्ति? संघ शक्ति। उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट की जिसके कहा जाता है, 100 सब्जेक्ट्स हैं सभी इसमें, 100, जैसे सेना, बैंकिंग, रेलवे, इंटरनेट, इस सब पे जब भी कानून बनाना रहेगा कौन बनाएगा आपका, सब जब भी बना रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, साउंड नहीं ऑन कर पाए थे, यहाँ से दिमाग से उतर गया साउंड, साउंड का प्रॉब्लम। चलिए दोबारा समझा देते हैं। संघ सूची तक बता दिए थे। राज्य सूची यानी स्टेट में आते हैं वैसे चीज जो राज्य सरकार के लिए जरूरी है, जैसे शिक्षा हो गया, सॉरी शिक्षा करें, सिंचाई व्यवस्था हो गया, कृषि हो गया, नगर पंचायत हो गया, स्थानीय स्वशासन, ये राज्य सूची में आते हैं। और समवर्ती सूची में वैसे चीज आते हैं जो बहुत जरूरी है देश के लिए, जैसे शिक्षा है, समवर्ती सूची में आ जाता है। परिवार नियोजन, जनसंख्या कंट्रोल करना समवर्ती सूची में आ जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण किस में आएगा, तो जनसंख्या नियंत्रण ये सब किस में आते हैं, सब समवर्ती सूची में आ जाते हैं सब। नए राज्यों को भारत में मिलाने का अधिकार किसको है, संसद को है। जैसे अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है संसद द्वारा। अनुच्छेद 3 में क्या कहा है कि किसी भी वर्तमान राज्य को आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया, तो वो 3 के तहत ये दोनों काम कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। कौन करेगा, संसद करेगा। हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विधि के समक्ष समानता है। 13 में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो किसी के मूल अधिकार को छीन लेता हो।
या अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ऐसा कोई कानून लीगल नहीं है जो किसी के अधिकार को छीनता हो। तो ये 13 कहता है। 14 कहता है कानून के आगे सब समानता है, तो यही बात है, 13 नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा 14, विधि के समक्ष समानता, कानून के आगे सब बराबर है। 15 कहता है जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सब बराबर है। 17 कहता है छुआछूत का अंत, आपको छुआछूत का क्या करना है, अंत करके रखना है, किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत का अंत की चर्चा है। निजता का अधिकार किसमें है, निजता का मतलब होता है प्राइवेसी, आप किसी चीज को छुपा सकते हैं, आपका पासवर्ड आपके कॉल डिटेल्स को कोई नहीं निकालेगा, ये है आपका निजता का अधिकार। हालांकि आप कब कॉल किए हैं कब नहीं, ये आपराधिक घटनाओं की जांच के लिए आप कर सकते हैं, इसके लिए नहीं रोका जा सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 21 में। 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता है। 20 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक गलती की बस एक ही सजा देंगे, और सजा उस समय के कानून के हिसाब से न देंगे जिस समय उसने अपराध किया है, न कि अपराध के पहले क्या सजा थी या अपराध के बाद कौन सा नया कानून बनाया गया, इस आधार पर आप सजा नहीं दे सकते हैं। और साथ ही कहा गया है कि अपराध जब तक उस अपराध सिद्ध होने के बाद भी उसे संरक्षण देंगे। 18 में कहा है कि आप किसी भी तरह की उपाधि नहीं रख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा जो उपाधि दी गई थी उसे आप नहीं रख सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा आपका 21 होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी उसमें। अल्पसंख्यकों के हितों की चर्चा किसमें, 29 में। देखिए अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिनकी भाषा 10% से कम बोली जाती हो या जिनका धर्म 10% से कम हो। जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, नागालैंड में, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, क्योंकि वहाँ के हिंदू धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया। मिजोरम में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, वो लोग ईसाई धर्म को अपनाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में, ये डिपेंड करता है राज्य में। अब पूरे देश की कल्पना कर, पूरे देश के हिसाब से देखेंगे तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होगा ना, मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे सब। तो पूरे देश का मायने नहीं रखता, उस राज्य का मायने रखता है। उस राज्य में अगर 10% से कम है तो अल्पसंख्यक है, भाषा भी कम है तो अल्पसंख्यक है। तो कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को आप कहीं भी पढ़ने लिखने से रोक नहीं सकते, 29 में। और 30 में कहा है कि अगर वो अल्पसंख्यक चाहे तो वो अपने मनपसंद कॉलेज स्कूल को खोल सकता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान में निर्गत करके कहा गया संविधान की आत्मा है? लो देखिए, वहां पे क्या था, वहां संविधान की आत्मा प्रस्तावना बताए थे, यहाँ अनुच्छेद के हिसाब से पूछ रहा था। अनुच्छेद 32, इसे संविधान का बैकबोन या रीढ़ कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रीढ़ या बैकबोन कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो अनुच्छेद 32, इसके तहत आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधे कहाँ जा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है? इसीलिए इसे संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। इसके द्वारा 5 प्रकार के रीट निकाले जा सकते हैं। रीट एक तरह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है जो आपके मूल अधिकार को मानने के लिए किसी को बाध्य कर देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। चलिए ध्यान देते हैं, मूल अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भैया मूल अधिकार का संरक्षक जो होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट भी होता है और हाई कोर्ट भी होता है। अगर आपसे कोई मूल अधिकार छीना तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो दूर पड़ता है, दिल्ली है, कोई केरला से दिल्ली कैसे जाएगा? तो कहा गया कि तब आप काम करिए, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 का प्रयोग करके, तो दोनों हो जाएगा। सुप्रीम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, दोनों हो सकते हैं आपके मूल अधिकार के रक्षक। अगला, भारत मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? आपको पता है मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। सबसे पहले मूल कर्तव्य जापान ने बनाया था, हालांकि भारत में मूल कर्तव्य को लागू किया गया था रूस के हिसाब से। मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश द्वारा जोड़ा गया, लेकिन बर्मा कमेटी की सिफारिश द्वारा इसे लागू किया गया था। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। कब? इमरजेंसी के समय, आपात के दौरान आपके मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है।
कब? राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय के लिए, ताकि इस देश के लिए खतरा ना हो। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। देखिए, मूल अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जिसे ना हमसे पब्लिक छीन सकती है, ना ही हमसे सरकार छीन सकती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई लीगल अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है, तो पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन उस अधिकार को कोई व्यक्ति हमसे छीन सकता है। इसलिए पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार छीन सकती है। इसलिए मूल अधिकार को हटा दिया गया। अब हमारी जमीन को हम नहीं हड़प सकते हैं, लेकिन सरकार को मन करेगा वहां पर रेलवे स्टेशन बनाने के ताब से आपकी जमीन ले लेगी। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो बहुत पहले 86वां संविधान संशोधन द्वारा ही लागू हो गया, लेकिन यह मिलना चालू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल किधर है? ये है 20, 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन संशोधन कहेगा तो 46वां संशोधन 2002 से। लेकिन उस समय पैसा ही नहीं था, सरकार ने 2010 से इसके देना चालू किया था। खिचड़ी वगैरह सब स्कूल में देना चालू किया, फ्री में शिक्षा। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य की घोषणा की चर्चा नहीं आपके किसमें है? देखिए, इसमें तो कहीं नहीं दिया है। एक्चुअली कल्याणकारी राज्य की घोषणा 38 में है। आप इसको समझ जाएंगे, 39 में नहीं है, 38 में है कि सरकार का काम होगा कि जनता का क्या करे? भलाई करे, जनता के लिए क्या करे? कल्याण का काम करे। कल्याण मतलब समझते हैं, भलाई का काम करे। 38 में होगा, 39 नहीं है इसमें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज का संदर्भित करता है? भारत ने अनुच्छेद में पंचायती राज की चर्चा 40 में है। 36 में है राज्य की परिभाषा। 39 में कहा गया है कि स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देंगे। इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देंगे, और आप दुधारू जानवरों की हत्या पर क्या लगाएंगे? प्रतिबंध लगाएंगे। अगला, इनमें से कौन सा संविधान का अनुच्छेद कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता? समान सिविल संहिता 44 में है। देखिए, अपराध कर दीजिएगा तो उसे कहते हैं दंड संहिता। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों पे सेम लागू होते हैं, और मुस्लिम इसे अपने अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं कि भैया हमारे लिए यह दंड संहिता है। मुस्लिम तभी नहीं कहते हैं कि हमारे लिए अलग कानून है, हम अगर गलती करें तो सर काट दो, चोरी करे तो हाथ काट दो, ये सब नहीं है। वो भारत के कानून को मानते हैं। लेकिन जब विवाह के लिए नियम आता है तो उसे कहते हैं सिविल संहिता, तो इसको मुस्लिम नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ना भैया, इसको ना मानेंगे, हम यहाँ पर हम अपना अलग मानेंगे। तो समान सिविल संहिता है। चुनाव के नियम को आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के नियम को आचार संहिता। 44 हो जाएगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना ऊपर है भाई। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 38 के क में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जीवों के संदर्भित करता है? तो ये क्या चीज है भैया? अनुच्छेद 48 का क। तो 48 का क यानी ये 36 से 51 के बीच आता है, जिसे हम कहते हैं भाग 4। भाग 4 जो है किसी भी राज्य को आदेश देता है, जिसे हम राज्य के नीति निदेशक तक प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य का नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत के राष्ट्रपति को पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। कोई नहीं इसमें। भारत के राष्ट्रपति को पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है भाई? निर्वाचन का आयोजन कौन करता है भाई? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा भाग लेती है। 3 लोग लेते हैं, 3 लोग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग लेती है। ये लोग भाग लेते हैं, बाकी इसके अलावा लोग भाग नहीं लेते हैं। आगे बढ़े। विधान मनोनीत सदस्य और एंग्लो इंडियन इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति के पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर ये मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो बाकी बचे सीनियर जज इनको दिलाएंगे। मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो बाकी बचे सीनियर जज इन्हें दिखाएंगे। अननोन आदमी कह रहे हैं सर मैं लाइन नहीं देख पा रहा हूं। अगला कह रहे सर कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? नहीं। कितना दिन के लिए रहबे करते हैं। आगे देखिए, गड़बड़ करेगा तो उसको भी हटा देंगे सर। पर मैं लाइव नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए सारा वीडियो कब तक रहेगा?
कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 महीना तक रहेगा वीडियो। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है 6 महीने तक। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने तक लागू रह सकता है? 6 महीने तक। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में? 123 में। देखिए, राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह एक टेम्पोररी कानून बना सकता है, जबकि संविधान में कहा गया कि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। लेकिन संसद केवल साल में 3 बार बैठती है, एक फरवरी के महीने में बजट सत्र, जुलाई के महीने में मानसून सत्र, नवंबर के महीने में शीतकालीन सत्र। लेकिन इसके बीच अगर इमरजेंसी में कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अध्यादेश। लेकिन यह टेम्पोररी कानून रहता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता है, क्योंकि संसद के किसी 2 सदनों में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। तो ये लोग आके उसके के लिए एक नया कानून बनाएंगे, तो इसीलिए इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया? नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ये इनके खिलाफ कोई चुनाव में उठा ही नहीं था, निर्विरोध चुन लिए गए थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद के निपटारा के लिए सुप्रीम कोर्ट किसका प्रयोग करता है? आर्टिकल 71 का कहता है, जिसे हम लोग कहते हैं ये उसका मूल अधिकार है, प्रारंभिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट वैसे अधिकार को प्रारंभिक क्षेत्र कहता है जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद अनुच्छेद 71 के तहत केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो वैसा मुकदमा जिसे आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा? नहीं भाई, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य, देखिए इसमें उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के 12 मनोनीत और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन, ये भी इसमें भाग लेते हैं। तो संसद के सभी सदस्य द्वारा। अगर संसद के निर्वाचित सदस्य नहीं, ये तो राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है? भाई, प्रधानमंत्री जी जो होते हैं इनकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री के क्या होते हैं? नियुक्ति। लोकसभा में जो जिसके पास, लोकसभा में 545 सीट है, इसमें जिसको 273 सीट मिल गया, यानी आधा मिल गया, 273, उस व्यक्ति की पार्टी, जिस पार्टी को ये मिला रहेगा, उसमें किसी एक नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रियों का एक समूह होता है जिसमें सबसे बड़े मंत्री बैठते हैं, जिसका नाम होता है कैबिनेट मंत्री। ये हर डिपार्टमेंट के फैसले को खुद ही डिसीजन लेते हैं। तो उन सभी की अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री साहब करते हैं। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74-75 क्या है? मंत्रियों के बारे में कहा गया है। मंत्रिपरिषद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेंगे। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 74 में। 75 में कहा गया अन्य मंत्रियों के बारे में कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उनका विभाग, उन पर त्यागपत्र दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने 6 महीने तक किसी भी मंत्री के पद पर रह सकता है। अगला, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चौथे नंबर पर, 14वें नंबर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी 14वें नंबर पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 14वें। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में 4 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो सबसे सीनियर मंत्री होता है, इसके नीचे जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, ये उनसे जूनियर होते हैं। उसके बाद कैबिनेट सचिव, ये शामिल नहीं होते हैं। बिना मंत्रालय वाले मंत्री, इन्हें उप मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होते हैं, ये लोग तो अधिकारी होते हैं, सचिव लोग। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में कहा गया है। महान्यायवादी को हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल वही होता है जो केंद्र सरकार को हर कानूनी सहायता देता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक वकील होता है, बहुत बड़ा वकील होता है सुप्रीम कोर्ट का। अभी के वेणुगोपाल है। केंद्र सरकार को कोई भी कानून की जरूरत पड़ती है तो कौन आके बोलते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि कितनी होती है? नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक 6 साल तक अपने काम पर रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक। इसे हम लोग कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट कितना साल भर में पैसा निकाले और कहां खर्च किए, उन सारी चीजों की जांच करता है सीएजी। यही घोटालों को पकड़ लेता है। ये जब नियुक्त होता है तो अपने पद पर ये 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है और वो 6 साल कार्यकाल तक रह सकता है। मान लीजिए 55 साल की उम्र में आया, तब ये 65 पर रिटायर नहीं होगा, तब 6 साल बाद हो जाएगा। यानी इन दोनों में जो पहले होगा उसी पर रिटायर हो जाता है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखा एवं
परीक्षक का काम करते हैं। मतलब कह रहा है कि सीएजी जो होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसके लिए काम करते हैं? केवल स्टेट संघ सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए, कि दोनों के लिए? संघ और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं। सीएजी की चर्चा आर्टिकल 104, सीएजी की चर्चा 148 में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पैसे की देखरेख करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की। एक ही व्यक्ति होता है जो दोनों की पैसे की देखरेख करता है। अगला, कानून लागू करने का कार्य किसका है? कानून बनाने का काम है आपका विधायिका का। कानून बनाने का काम है विधायिका का। कानून लागू करने का अधिकार कार्यपालिका का है। किसका है? कार्यपालिका का। इसमें अधिकारी लोग आते हैं। और न्यायपालिका जो कानून न माने उसे सजा देने का काम करती है। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का काम। इनमें से कौन सा भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये केवल औपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं। जबकि रियल में अगर देखेंगे तो वास्तविक रूप से कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपतियों को आदमी बोलता है। राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना मात्रा में परिवर्तन करते हैं? इसमें मतलब प्रविलंबन होता है। तो क्या होता है? परिहार। क्या होता है? परिहार। परिहार में क्या करते हैं ना, केवल टाइमिंग घटा देते हैं। क्या करते हैं? टाइमिंग को घटा देते हैं। परिहार में क्या करते हैं? टाइमिंग को घटा देते हैं। जैसे 10 साल की कठिन सजा को 5 साल की कठिन सजा में। और लघुकरण में क्या करते हैं? नेचर चेंज कर देते हैं। जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देंगे। तो इसमें तो कर रहा है प्राकृतिक में परिवर्तन किए बिना, नेचर नहीं चेंज करेंगे। नेचर चेंज करेंगे तो आपका लघुकरण होगा, टाइमिंग घटाएंगे तो परिहार होगा। विराम मतलब किसी कैदी का तबीयत खराब है तो उसको रोक लेंगे सजा को, उसे विराम कहते हैं। प्रविलंबन ये फांसी पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। और क्षमा का मतलब हमेशा के लिए जाओ, एकदम कोई टेंशन नहीं, जाओ तुमको क्षमा हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश वही करते हैं। भारत का महासचिव वही करते हैं। उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते, इनका चुनाव यानी निर्वाचन होता है। नियुक्त का मतलब होता है कि आपके अंदर एलिजिबिलिटी है, आपको हमने चुन दिया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है भाई? निर्वाचन मतलब ये चुनाव कराएगा। ये हो गया। अगला, संसद में शामिल होते हैं। संसद में शामिल होते हैं तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है। संसद शब्द जो होता है पार्लियामेंट से बना है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। लेकिन पार्लियामेंट की जननी जो कहा जाता है, संसद की जननी कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन को कहा जाता है। भारत के संसद का निर्माण एडविन लुटियन तथा बेकर ने बनाया था। संसद की इतनी शक्ति है कि भारत के अंदर कोई भी कानून को लागू किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता यानी सारी शक्तियां, संप्रभुता का मतलब सारी की सारी शक्तियां किसके पास है? संसद के पास है। कैसे? कि या तो वो राज्यसभा के किसी के पास होगा, या तो लोकसभा के पास होगा, या तो राष्ट्रपति के पास। सब नेता तो संसद में बैठते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? 50, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो जो विधानसभा के लोग होते हैं वो चुनते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। आज के लिए बाबू इतना ही रहने देते हैं। पीडीएफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ऐप अपडेट होने के लिए। कल का क्लास का कोई कंफर्म नहीं है, कल क्लास होगा कि नहीं, क्योंकि हमको थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाना है। पता नहीं क्यों हाफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पढ़ाने में ना हाफ जाते हैं थोड़ा, तो डॉक्टर को दिखाना है। इसलिए कल का क्लास का कोई कंफर्मेशन नहीं है। नोटिफिकेशन दे देंगे, संभावना है कि कल का क्लास ना चल पाए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब कब हम आपको सूचना दे देंगे। जल्दी से हम भी ठीक हो जाए, हम ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं, क्योंकि रीजन क्या है कि थक जाता है आदमी, सांस फूलने लगता है तो बोला ही नहीं जाता है। आई होप आप समझेंगे। इसको पीडीएफ वगैरह दे देंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।